हेलो गाइस, ये हमारा लीनियर अलजेब्रा का पहला टॉपिक और पहला लेक्चर होने वाला है। तो इस लेक्चर में हम लोग पहले लीनियर अलजेब्रा के कुछ बेसिक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। तो आइए देखते हैं कि बेसिक जो चीज़ें हैं इसमें हम उसे समझेंगे पहले। जैसे बेसिक क्लास 4 लीनियर अलजेब्रा, इसमें हम लोग थोड़ा सा पहले वेक्टर को देखेंगे और वेक्टर को समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर वेक्टर क्या है। उसके बाद हम धीरे धीरे अपने क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेक्टर जो होता है दो तरह का होता है, ठीक है। दो तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो मैथ में क्या किस तरह से वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरा चीज़ है कि हम लोग कैसे फिजिक्स में वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दो तरीका है हमारे पास जिससे हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग मैथ की बात करते हैं तो हम लोग लिस्ट ऑफ नंबर्स या फिर सबस्क्रिप्ट्स के रूप में दिखाते हैं। जैसे कि कोई भी मान लीजिए मेरे पास नंबर है या फिर वेट गिवन है और किसी तरह का वेट गिवन है, तो उसको हम लोग क्या है कि इस तरह से क्या है कि हम लोग इसको शो कर देते हैं, ठीक है। हम लोग जो है इस तरह से इसको शो कर देते हैं मैथ्स में। और यही फिजिक्स में जो वेक्टर चल रहा था उसमें हमारा दो आता था, एक स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैसा था, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर कैसा था जिसमें मैग्नीट्यूड उसके साथ साथ उसका एक डायरेक्शन भी होना चाहिए था, ठीक है। तो अभी हम लोग मैथ की बात करेंगे, इसमें रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं। तो इसमें हम लोग जैसे कि ये आर है, आर क्या है, एक रियल नंबर है। रियल नंबर को हम लोग इस तरह से या इस तरह से क्या है दिखाते हैं। और इसी तरह अगर r का पावर n कर दें तो उसको स्पेस हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रियल स्पेस बोलेंगे। और r पे जो n का वैल्यू होगा, अगर n को वैल्यू को हम चेंज करेंगे तो r1 r का स्क्वायर r क्यूब इस तरह से क्या है चीज़ें आएंगी। तो ये सब चीज़ें क्या बन जाती है, डायमेंशन बताती है। जैसे r का क्यूब लगाने का मतलब क्या है कि 3 डायमेंशन है, मतलब r इंटू ये r है, मतलब 3 एक्सिस पे अलग अलग आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये क्या है 3D में चला गया। इसी तरह आर के पावर एन को हम लोग स्पेस से बताते कि आर का पावर क्या है, एक रियल स्पेस है। हाँ, और केवल क्या है, लाइन है, मतलब कि एक रियल नंबर है, ठीक है। ये रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन हुआ। इसी तरह आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा अगर डार्क कर देंगे इस तरह से सी को दिखाते हैं, या फिर लाइट सी से भी हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं। और फिर एक दूसरा तरीका होता है कि सी लिखने के बाद इसके बीच में एक और लाइन की तरह हम ऐसे खींच देते हैं, तो ये भी क्या दिखाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाता है। अब हम लोग को मालूम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो फॉर्म होता है वो किस तरह का होता है। तो जेड एक्स प्लस आई वाई इस फॉर्म में होता है, कि जेड प्लस आई एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है, जहाँ पे एक्स जो होता है वो हम लोग का क्या होता है, रियल पार्ट होता है। क्या होता है, एक्स हम लोग का होता है रियल पार्ट, और वाई क्या होता है, तो इमेजिनरी पार्ट होता है। क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में, जहाँ पे एक आई का मान क्या होता है, आई का मान जो होता है वो होता है अंडर रूट -1 होता है, ठीक है। अंडर रूट क्या होता है, -1 होता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं लिख रखा कि आई क्या होता है, अंडर रूट -1 होता है। ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन हुआ। हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आगे देखते हैं कि आखिर थोड़ा सा बात करें इसमें कि आखिर -1 आ कैसे रहा है, या फिर इमेजिनरी उसको बोल कैसे रहे हैं। तो इमेजिनरी मतलब वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो एक दूसरे एक्सिस पे एग्जिस्ट करता है, जो एक्सिस हम लोग के सामने में नहीं दिख पा रहा है। जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं, क्या करते हैं, इसका जब हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास दो वैल्यू आता है। एक तो आता है माइनस अंडर रूट -1, और दूसरा एक आता है प्लस अंडर रूट -1। मतलब कि एक आता है माइनस आयोटा, एक आता है प्लस आयोटा, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे हम लोग आयोटा को कैसे दिखाएंगे, तो देखिए अगर हम लोग इसको, ये एक्स का मान है ना, एक्स प्लस आयोटा है, इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं इसको। हाँ, आयोटा इंटू 1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा ना। वाई यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यहाँ पे भी वाई जो आ रहा है, ठीक है, इसकी
इसको हम लोग अंदर कर दें और -1 कर दें, ठीक। तो y का 2 वैल्यू आएगा 1 और -y। लेकिन हम लोग ये 0 तो रियल एक्सिस पे है, ये क्या है, x का 0 है। लेकिन इसी y का जो 1 और -1 होगा वो इस पे नहीं होके, इस y एक्सिस पे नहीं होके इसके एक लैटरल एक्सिस है उस पे होता है, जो हम लोग को दिख नहीं पाता है। तो y जो है लेकिन वो कहाँ है, इनसाइड है, इसलिए हम लोग इसको नहीं रिप्रेजेंट करते, इसलिए इसको हम लोग इमेजिनरी बोल देते हैं, ठीक है। या फिर इसी को हम लोग लैटरल भी बोलते हैं, ठीक है, लैटरल बोला जाता है इसको। तो आगे देखते हैं, वेक्टर इन r⁴n मतलब कि रियल स्पेसेस में देखें कि इसको क्या बोलते हैं, n ट्यूपल, क्या बोलते हैं, सेट ऑफ n ट्यूपल ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। एल आखिर n ट्यूपल क्या है, तो ये जो n ट्यूपल होता है, इस ट्यूपल को हम लोग कहते हैं कि कोई फाइनाइट ऑर्डर लिस्ट है किसी एलिमेंट का, तो उसको हम लोग ट्यूपल बोलते हैं। या फिर हम सिंपल भाषा में बोले तो सीक्वेंस ऑफ n एलिमेंट के एक सीक्वेंस को हम लोग ट्यूपल बोलते हैं, ठीक है। या फिर सिंपली भाषा में आप लोग ट्यूपल को एलिमेंट भी क्या है, कह सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट भी इसको कहा जा सकता है। अब समझते हैं n ट्यूपल मतलब n एलिमेंट्स मान के चलेंगे, तो वेक्टर जो होगा r⁴n में हम उसमें देखेंगे वेक्टर क्या। जैसे यहाँ पे अगर 0 ट्यूपल की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है कि 0 है, उसमें 0 एलिमेंट है, इसका मतलब क्या है, एम्प्टी स्पेस है। मतलब एम्प्टी स्पेस होने का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी एलिमेंट या कोई भी ट्यूपल मौजूद नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कि वेक्टर जो होगा r⁴n में, तो जैसे कि मान लेते हैं कि एक पार्टिकुलर n टाइप ट्यूपल को हम लोग ले रहे हैं, किसमें से, r⁴n में से, ठीक है। तो हमने एक u माना, u, और उसके जो एलिमेंट्स हैं a1 a2 a3 a4 a5 और इस तरह से कहाँ तक जा रहा है, a⁴n तक जो है जाता है, ठीक। अभी इनको हम लोग क्या बोले, इसको हम लोग बोले n ट्यूपल, यही क्या है, n ट्यूपल है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं n एलिमेंट है, ठीक है। अब इसको ये जो पॉइंट्स आया ना, ये जो आया, इसको हम लोग या तो पॉइंट बोलते हैं या तो वेक्टर, यू को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर। लेकिन ये जो एलिमेंट होता है किसी वेक्टर का, वो कैसा होता है, तो एक स्केलर एलिमेंट होता है। कैसा होता है, स्केलर होता है। लेकिन यू जो खुद में एक सेट बन रहा है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, वेक्टर होता है, ठीक, और उसके एलिमेंट स्केलर होते हैं। अब इस एलिमेंट को हम लोग किन किन नाम से जाने हैं, तो देख, एक इसी अगर कहीं कहीं हो सकता है कि इसको कोऑर्डिनेट्स भी बोला जाए, हो सकता है इसको कंपोनेंट्स भी बोला जाता होगा, ठीक है, इसको एंट्रीज भी बोला जाता है, और इसको हम लोग एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ क्या कि किसी भी r⁴n को हमने समझा कि r⁴n क्या है, एक रियल स्पेस है, मतलब उसमें अनगिनत डायमेंशंस हैं, ठीक है। और उसी में से हम कुछ n ट्यूपल्स मतलब उसमें से कुछ n एलिमेंट को हम लोग बाहर लेते हैं, और उसमें जो एलिमेंट होता है वो कैसा होता है, स्केलर। और जो वेक्टर उसका जो सेट बन रहा होता है u, वो क्या होता है, वेक्टर होता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर u। चावल का रोटी कम लगे। तो फिर यहाँ पे हम देखा, अगले में देखते हैं कि कुछ नोट्स हैं, कुछ पॉइंट को याद रखते हैं हम लोग। जैसे कि अगर कोई भी दो वेक्टर हो हमारे पास, u और v, क्या हो, दो वेक्टर हो u और v, हमारे पास कोई दो वेक्टर हैं। अगर हम लोग उस वेक्टर को एलिमेंट, या फिर मतलब कि अगर हम बोलना चाहें कि दो वेक्टर इक्वल कब होगा, तो ऐसा केवल तभी हो सकता है कि अगर वो क्या हो कि उसके अंदर जो एलिमेंट हैं या कंपोनेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, मतलब इक्वल होने चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ कंपोनेंट होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो उसके अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होने चाहिए। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लेके बात करें कि हमारे पास क्या है, कि एक एग्जांपल लेते हैं कि u और एक v, दो वेक्टर्स लिए, और u में जो एलिमेंट या फिर कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 2 3 हैं। और वही v वेक्टर में क्या है, 2 4 6 है। अब क्या यह दोनों एलिमेंट इक्वल है या नहीं है, इसको हमको क्या करना है, चेक। इसमें हम देख पा रहे हैं कि 3 एलिमेंट है, 1 2 3, ठीक है। इसमें भी 3 एलिमेंट है, 1 2 3, पहला चीज़ ठीक है।
दूसरा क्या चेक करना होगा कि इसके एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए और इसके एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। क्या इक्वल है? तो हम चेक कर रहे हैं, इसमें 1 2 3 है, तो 1 कोरस्पॉन्डिंग 2 के इक्वल नहीं है, 2 4 के इक्वल नहीं है, 3 6 के इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या कह देंगे कि ये जो एलिमेंट है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, अगले में देखते हैं कि अगर कोई भी, जैसे एक दूसरा एग्जांपल की तरह लेते हैं कि अगर कोई भी दो एलिमेंट हमने ले लिया, ठीक है, हमने क्या किया, दो एलिमेंट लिया, एक एल वेक्टर लिया, एक एम वेक्टर लिया। अब हमको चेक करना है ये इक्वल है कि नहीं। तो इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, ये W1 जो हो कोरस्पॉन्डिंग N1 के इक्वल हो, W2 जो हो N2 के इक्वल हो, W3 N3 के इक्वल हो, W4 N4 के इक्वल होना चाहिए। अगर हो सकता है कि W1 N के इक्वल है, W2 N2 के इक्वल है, W3 भी N3 के इक्वल है, लेकिन अगर W4 N4 के इक्वल नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि अभी इक्वल वेक्टर नहीं है। मतलब कहना है कि जितने भी इसमें एलिमेंट हैं, मतलब एक वेक्टर में दूसरे वेक्टर में है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए और सारे के सारे एलिमेंट्स के कोरस्पॉन्डिंग जो होगा उनको भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तभी क्या कहेंगे कि एल और एम जो है वेक्टर एक दूसरे के बराबर होगा। ये वेक्टर का एक बेसिक क्लास है। और फिर दूसरी बात करते हैं कि एक जीरो वेक्टर होता है। ठीक है, क्या होता है जीरो वेक्टर, जो आगे के लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। और इसके बस इसमें कुछ ज़रूरी नहीं है, इसमें बस एक रिप्रेजेंटेशन है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक जीरो वेक्टर को शो करते हैं, एक जीरो स्केलर वेक्टर भी आता है जिसको हम लोग इस तरह से शो केवल करते हैं, डार्क नहीं करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसके रिप्रेजेंटेशन को याद रखना ज़रूरी है कि डार्क कहीं पे दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, वो जीरो वेक्टर है। तो हमने क्या कहा, जीरो वेक्टर आखिर होता है क्या है कि उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट होते हैं या फिर एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो जीरो होते हैं। ठीक है, अगर जीरो का n टाइम्स या फिर कितने भी जीरो है उसमें केवल जीरो एंट्री दिया हुआ है, ठीक है, तो उस तरह के हम लोग वेक्टर को क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर बोलते हैं। और जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है डार्क सर्कल। ठीक है, डार्क सर्कल हम लोग करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर बोलेंगे। आज की क्लास में हम लोग के सिर्फ यहीं तक जानेंगे और अगले क्लासेस में हम लोग लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस को समझेंगे, फिर सब स्पेस को समझेंगे, फिर बेस डायमेंशन, फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को समझने के बाद हम लोग जो है लीनियर अलजेब्रा के सारे जो मेन मुद्दे होते हैं उन पे हम लोग पहुँचेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही है। आई होप कि आप लोगों को यह क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोग एंजॉय किए होंगे। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले वीडियोस जो समय पे आपको मिल सके। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।